हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो करंट अफेयर की सीरीज चली तो इसमें दोस्तों आज मैं 27 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर लेकर आया हूँ। इसमें दोस्तों आज जो करंट अफेयर लिए गए हैं, सारे जो क्वेश्चन लिए गए जितने सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को लास्ट तक देखना है। पूरा डिटेल से आप लोगों को कराया जाएगा। इसमें आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने शक्तिशाली देशों के विरोध के बावजूद परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की संधि लागू की है। दोस्तों सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो ये परमाणु हथियार की संधि है, इसमें क्या था कि संयुक्त राष्ट्र ने जो अपने चार्टर में कहा गया था कि 50 कंट्री अगर साइन कर दें तो ये लागू हो जाएगा। तो उसमें जो 50वीं कंट्री थी जिसने भी साइन किए हैं 24 अक्टूबर को, तो ये 50वीं जो कंट्री है वो होंडुरास है। कौन सी है? होंडुरास कंट्री ने साइन कर दिए हैं इस पर, संधि पर। और दोस्तों जो न्यूक्लियर ट्रीटी है, इसमें ये लास्ट कंट्री बनी है 50वीं। ठीक दोस्तों, इसने इसको रेटिफाई कर दिया है। अब बात आती है दोस्तों, दो शब्द होते हैं, एक साइन करना, एक रेटिफाई करना। एक होता है साइन और एक होता है रेटिफाई। इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? इन दोनों में अंतर ये है कि इसमें सिर्फ साइन कर दिए जाते हैं, और रेटिफाई का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि भारत में मोदी जी गए यूएनए और वहाँ पर साइन कर दिए। अब उसके बाद ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर उन्होंने साइन कर दिए, अब जब इंडिया आए तो इंडिया की संसद ने उनसे जवाब मांगा। ये नहीं है कि आप साइन करके चले आए और आपसे जवाब नहीं मांगा जाएगा। वो कहते मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, जवाब क्यों दूँ? ऐसा नहीं है। उनको इस बात के लिए जवाबदेह होता है कि आपने साइन किए, किस लिए साइन किए, क्यों साइन किए। इस तरीके से यदि भारत की संसद अगर वहाँ पे ये भारत की संसद भी यहाँ से ये पूर्ण बहुमत से ये साइन कर दे कि ये संधि पर साइन करना जायज़ है, तो फिर वो रेटिफाई हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह इसको कहते हैं रेटिफाई करना। अब बात आती है कि दोस्तों ये जो ट्रीटी थी वो कौन सी ट्रीटी थी? तो दोस्तों ये जो ट्रीटी है ये TPNW, कौन सी? TPNW ये ट्रीटी है। TPNW मतलब कि ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स। मतलब ये है, ये जो ट्रीटी है वो 7 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। कौन सी? TPNW, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स। ठीक है दोस्तों, अब बात समझ लिया आप लोग की जो ट्रीटी है, क्या पहले कोई ट्रीटी नहीं थी तो इस ट्रीटी की जरूरत पड़ेगी? पहले भी 2 ट्रीटी 3 हो चुकी हैं, एक CTBT और एक NPT। जो CTBT है, कौन सी CTBT जो है वो 1990 में, कब? 1990 में बनाई गई थी। और दोस्तों जो CTBT कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, इस पर भी दोस्तों इंडिया ने साइन नहीं किए थे। अभी मैं भारत की स्थिति बताता हूँ, आप लोगों को पहले समझ लीजिए। और एक NPT नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी थी, इस पर भी इंडिया ने साइन नहीं किए थे। और NPW पर भी इंडिया ने साइन नहीं किए हैं। अब बात आती है दोस्तों, अगर इंडिया ने साइन नहीं किए हैं तो क्या ये ट्रीटी पहले ये समझ लो कि है किस लिए? तो दोस्तों ये जो ट्रीटी है, इसमें ये बात कही गई है कि जो भी देश इस ट्रीटी पर साइन कर देगा, इस संधि पर साइन कर देगा, तो वो न तो कोई जो परमाणु हथियार डेवलप कर सकेगा, न तो उनका उत्पादन कर सकेगा, ना उनको बेच सकेगा, ना मतलब कि अपने पास रख सकेगा। यहाँ तक कि जो हथियार हमारे पास हैं, जो हथियार उस देश के पास है, वो उनको नष्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब भारत की स्थिति बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूक्लियर हथियार बने थे वो कहाँ बने थे? वो सबसे पहले बने थे 1945 में। कब? सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन का जो टेस्ट किया गया था उसे ट्रिनिटी कहा गया था। क्या कहा गया था? ट्रिनिटी। और ये कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले अमेरिका में। याद हो आप लोगों को, दूसरे वर्ल्ड वार में हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने जापान में, जो जापान के 2 द्वीप हैं हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर बम गिराए थे दोस्तों। तो सबसे उसके बाद तो फिर जैसे ये जो दूसरा वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद तो ये परमाणु हथियारों की बनाने की होड़ सी मच गई थी। रसिया वगैरह, अभी मैं आपको डाटा दूंगा कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। अभी आपको टोटल बता दूं कि टोटल विश्व में जो परमाणु हथियार है वो 14,000 है। कितने हैं? 14,000 परमाणु हथियार है पूरे विश्व में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आप लोगों को कि इसमें क्या था
कि जो CTBT और NPT थी इसमें भारत ने साइन नहीं किए। तो भारत का ऐसा मानना था कि जो 5 परमानेंट कंट्री हैं, जो भारत यूएनओ में की जो महासभा है उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से 5 परमानेंट मेंबर हैं? एक तो USA है, दूसरा UK है, तीसरा फ्रांस है और चौथा रसिया है और पांचवा आपका क्या है? चाइना। ठीक है, पांचवा आपका चाइना है। ये जो पांचों परमानेंट मेंबर हैं इनमें से किसी ने भी इस संधि पर TPNW पर साइन नहीं किए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो CTBT और NBT है इस पे ये बात थी कि जितने भी जो राष्ट्र हैं, ये 5 परमानेंट मेंबर छोड़ के जितने भी राष्ट्र हैं ये न तो कोई परमाणु हथियार बना सकेंगे और जो भी इनके पास है उनको नष्ट कर देंगे और जो अब दोबारा किसी देश से खरीदेंगे भी नहीं। ये इस संधि में CTBT और NBT में कहा गया था, लेकिन भारत ने इस पर साइन करने से मना कर दिया। अब क्यों कर दिया इस बात को समझिए, क्योंकि भारत का मानना ये था कि जो CTBT और NPT 2 संधि हैं ये एकाधिकार को बढ़ावा देती हैं कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनके पास एकाधिकार हो जाएगा वर्ल्ड को चलाने का। इस बात से भारत ने इस पर साइन नहीं किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि देखो समझो पहले कि जो USA है, USA के पास सबसे ज़्यादा कहाँ पर? USA के पास हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे जितने भी पावरफुल संगठन है जैसे नाटो विश्व का सबसे पावरफुल संगठन है, इसने भी इसमें साइन नहीं किए थे। नाटो का एकमात्र देश ऐसा है जो नीदरलैंड, कौन सा? नीदरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस ट्रीटी पर साइन किए हैं। किस पर? TPNW पर। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जिसने साइन कर दिए हैं और नाटो में किसी भी कंट्री ने साइन नहीं किए हैं। और नाटो की बात आती है तो नाटो में 30 मेंबर, कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है। ठीक है दोस्तों, जो नीदरलैंड है ये बेनेलक्स कंट्री में आता है। ठीक है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड ये बेनेलक्स में आता है। अब बात करते हैं कि जो USA के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार मतलब कि 36% ये प्रोडक्शन करता है। सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार USA बनाता है और उसके बाद रसिया बनाता है, उसके बाद 7% फ्रांस, फिर चाइना, इस तरीके से। और जो भारत है वो 10% में आता है। 10% मतलब 10% में जो बाकी सारे स्टेट कंट्री बची हुई हैं उनमें आता है। मतलब 180 देशों में, 185 देशों में भारत आता है, 10% बनाता है उन्हीं देशों में। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जो सबसे ज़्यादा हथियार आयात कौन करता है तो वो सऊदी अरेबिया और दूसरे नंबर पर अपना भारत है, जो दूसरे देशों से भारत मतलब कि जो परमाणु हथियार है, जो हथियार वगैरह हैं ये आयात करता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या बात है कि जो सबसे ज़्यादा कंपनी है, मैं आपको डाटा दिखाता हूँ कि जो कंपनी है वो कौन सी ऐसी कंपनी है, ये आप लोगों को डाटा दिया गया है कि जो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार कौन सप्लाई करता है। तो सबसे ज़्यादा USA, फिर रसिया, उसके बाद ये फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर चाइना, इस तरीके से। और अगर बात करूं मैं लार्जेस्ट इंपोर्टर की तो उसमें सऊदी अरेबिया, इंडिया, फिर चाइना, फिर UAE। उसके बाद आ जाओ दोस्तों कौन कौन सी कंपनी है। तो जो कंपनी है, जो कंपनी बनाती है वो लॉकहेड मार्टिन, बीइंग और नॉर्थरोप, ये कंपनी है जो टॉप जो बनाती हैं, सबसे ज़्यादा हथियार बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को एक सिप्री की रिपोर्ट बताऊं तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार क्या है दोस्तों, जो सिप्री की रिपोर्ट थी उसके अनुसार क्या था कि टोटल जो हथियार, परमाणु हथियार वो कितने हैं? 14,000 पूरे विश्व में। उस 14,000 में से इंडिया के पास मात्र 130 से 140 तक है। कितने? 130, 140। अपने पाकिस्तान के पास जो है वो 10 ज़्यादा बताए जाते हैं, 140 से 150 के बीच में पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा किसके पास है तो वो सबसे ज़्यादा है रसिया के पास 6,850 और USA के पास है 6,450। ठीक है दोस्तों, और जो UK है उसके पास 215। इस तरीके से ये परमाणु हथियार सभी के पास पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की। तो भारत ने क्या किया था? भारत ने जो परमाणु हथियार थे वो कब सब 2 ऑपरेशन किए। भारत ने 2 बार परमाणु हथियार का ऑपरेशन किया है। पहला ऑपरेशन 2 टेस्ट किए थे। एक पहले ऑपरेशन था जो
वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, कौन सा, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था, और दूसरा किया था विजय के नाम से, ऑपरेशन विजय के नाम से। ये 2 ऑपरेशन किए गए। जो स्माइलिंग बुद्धा है 1974 में किया गया था। कब? 1974 में। और दूसरा जो विजय है ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये 1998 में किया गया था दूसरा। दोस्तों इसमें जो 1974 में जब भारत ने किया था स्माइलिंग बुद्धा में, तो इसमें कई प्रकार के भारत पर सैंक्शन लगा दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी भारत की स्थिति परमाणु हथियारों में। इसलिए ये जो परमाणु हथियार अभी जो लागू हुआ है, परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि, ये 50वां देश जो होंडुरास ने साइन कर दिए हैं, और यही इनके चार्टर में लिखा था यूएनओ के चार्टर में कि जो यदि 50 कंट्री साइन कर देते हैं तो ये लागू संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन देश पोलैंड में गर्भपात के नए कानून के विरोध में महिलाओं ने आंदोलन में तूल पकड़ लिया है। मतलब दोस्तों क्या है कि महिलाओं ने यूरोपियन में एक कानून बनाया गया है गर्भपात से। मतलब महिलाओं ने इसमें क्या अर्थ लगाया है कि महिलाएं इसमें आंदोलन में उतर आई हैं, और उन्होंने अपने हाथों में कैंडल मार्च लेके और देश में आंदोलन खड़ा कर दिया है। महिलाओं इसमें क्या था गर्भपात में कि मतलब जो महिलाएं हैं वो गर्भपात नहीं करा सकेंगी। इससे क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो पोलैंड में क्या होता है कि इस कानून को लाने की वजह क्या थी, इस पर आप लोग चर्चा करते हैं कि पोलैंड में सरकार ने इसलिए ये कानून लाया था कि पोलैंड में जो महिलाएं हैं 12%, कितनी, 12% ऐसी महिलाएं हैं, मतलब कि 10,000 पर 1200 महिलाएं ऐसी हैं, 1200 महिलाएं ऐसी पर ईयर ऐसी महिलाएं 10,000 पर कि गर्भपात कराती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो महिलाएं हैं वो जो डिजाइनरी बेबी होते हैं उनके लिए करा रही है। इसका मतलब क्या है कि जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, ऐसे जो फादर फीमेल होते हैं, फादर होते हैं, ऐसे फादर्स का वो जो ऐसे फादर्स का जिनका आईक्यू बहुत या किसी अच्छे पद पर होते हैं, उनका जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके जो स्पर्म्स होते हैं, उनको यूज करने के लिए उन्होंने इस गर्भपात कराती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ कि कहा जाता है ना घुन के साथ गेहूं पिसता है। अब उन महिलाओं ने विरोध कर दिया है कि जिन महिलाओं को मान लो जो बच्चा महिला के गर्भ में है, गर्भाशय में है, तो हो सकता है कि वो मानसिक, डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि ये मानसिक सही नहीं है, या जब ये आएगा तो आप ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा इन्वायरमेंट में, या इसमें कुछ ऐसी कमी है बच्चे में, या बच्चा पूर्ण विकसित नहीं है, इस तरीके से जिसमें आप, और या कुछ ऐसी कोई बीमारी जिसमें ये आपको भी शरीर की हानिकारी होती है, तो ऐसी महिलाएं जो गर्भपात कराने के लिए जरूरी है उनको भी इस कानून के तहत ला दिया गया है। तो उसके बारे में ये विरोध हो रहा है कि महिलाएं क्या नाम है गर्भपात क्यों नहीं करा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसमें पोलैंड में ये विरोध चल रहा है। इसमें आया था राइट टू लाइफ इज मच मोर देन जस्ट दैट। ये आपको डाटा दिखाया गया है, देखो 1200 महिलाएं 1,000 पर जो 120 महिलाएं मान लो, या 1200 10,000 पे महिलाएं हैं जो गर्भपात कराती है 2018, और ये देखो 2008 से 2018 के बीच में। ठीक है दोस्तों, रीजन आपको पता चल गया क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं कि एब्जेक्शन की, इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में एक आर्टिकल के तहत इंडिया में जो रूल बनाया गया था कि वो जैसे जो महिलाएं हैं वो 20 के बच्चे तक का एबॉर्शन करा सकती हैं। जो गर्भपात है वो 20 के जो बच्चे तक का करा सकती हैं। और अभी हाल ही में जो करंट के लिए क्वेश्चन बनता है कि 1 जनवरी 2020 में इसको बढ़ाकर 20 वीक से कितना कर दिया है, 24 वीक। और इसमें क्या प्रोविजन रखा है कि कम से कम 2 डॉक्टर की साइन होना चाहिए, 2 डॉक्टर की सहमति होना चाहिए कि हाँ ये महिला गर्भपात करा सकती है तब। अब आपको कुछ रूल उसमें दिखा दूं कि भारत में जो एब्जॉर्प्शन है वो 7 मिलियन एब्जॉर्प्शन होता है इंडिया में पर ईयर। 7 मिलियन 70 लाख लोग मतलब कि गर्भपात करा लेते हैं इंडिया में पर
ईयर। और देखो आपको टोटल जो इंडिया में ग्लोब जो कराते हैं वो 22 मिलियन, टोटल जो वर्ल्ड में 22 मिलियन लोग गर्भपात करा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको लागू किया गया है कहाँ पर, पोलैंड में लागू किया। और ये हमने आपको इंडिया की स्थिति बता दी है कि यदि आप, और इसमें क्या है डिटेल में बता दूं आपको कि जो 12 वीक्स का बच्चा होगा, जो भ्रूण नहीं बन पाता, 12 वीक्स का जो बेबी होगा, वो एक डॉक्टर यदि साइन कर दे तो गर्भपात करा सकते हैं। और यदि 12 से 20 वीक था, उसको बढ़ा के क्या कर दिया है 24 वीक, तो 2 डॉक्टर की ज़रूरत होगी। और डॉक्टर्स में क्या कर सकता है, या तो महिला मतलब बच्चा नहीं चाहती थी, मैंने आपको प्रोविजन बताया, या फिर उसके रीजन्स होंगे हेल्थ प्रिकॉशन को लेकर, या फिर कोई ऐसे रीजन जिसमें बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता है, बच्चा जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उस तरीके का बच्चा नहीं है, तो उसमें गर्भपात करा सकते हैं। इसलिए लगाया तो भारत में जिस एक्ट को, इस एक्ट को क्या कहा जाता है, MTP एक्ट। क्या कहा जाता है, MTP एक्ट है। अब ये बात बता दें, जो MTP एक्ट है ये कब लागू हुआ था, तो ये अगस्त 10 को, किसको, अगस्त 10 को लागू हुआ था 1971 में। कब, अगस्त 10 को 1971 में। उसी में अभी अमेंडमेंट किया गया है 2020 में इसका अमेंडमेंट किया गया है अभी, और 24 साल कर दी गई है 20 साल से लेकर। ठीक है दोस्तों, ये आपको पूरी जानकारी थी जो मैंने दे दी है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, और तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत जानकारी लेकर आया हूँ इसके लिए। बिहार के कबरतल और उत्तराखंड के असम आर्द्रभूमि को रामसर संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। कौन कौन से, कबरतल बिहार जहाँ बेगूसराय जिले में पड़ता है, किसमें, बेगूसराय में, और उत्तराखंड के आसन आर्द्रभूमि को, आसन आर्द्रभूमि जो उत्तराखंड में है, इसको रामसर संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अभी तक आप लोगों ने यूनेस्को वगैरह पढ़ा था। अब ये बात क्या है क्या रामसर संरक्षित क्षेत्र है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बता दूं कि जो रामसर संरक्षण क्षेत्र है ये क्या है, क्यों ये चर्चा में, क्या है ये चीज़। तो सबसे पहले आप समझ लो कि जो रामसर है, आप लोग समझ रहे होंगे ये इंडिया में है। ये जो रामसर संरक्षण सूची है, ये रामसर संरक्षण जो है वो ईरान में है। कहाँ पर, ईरान में। क्या हुआ था कि 2 फरवरी 1971 को दुनिया के सभी लोग ईरान में इकट्ठे हुए थे। ठीक दोस्तों, ये रामसर एक कमेटी थी, रामसर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और सभी लोग इकट्ठे हुए थे, और ये लॉन्च किया गया था कि जो भी आर्द्र भूमि हैं जिन पर खतरा है तो उनको संरक्षण दिया जाए, उसके लिए सहमति बनी हुई थी। और इसको लॉन्च कर दिया गया था 2 फरवरी 1971 को, और पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो 1975 में रेटिफाई कर दिया गया था, मतलब सभी देशों ने इसको मान लिया था। ठीक है दोस्तों, इसके जो टोटल, अब समझ लो कि भारत में रामसर क्षेत्र कितने हैं, तो जो भारत में रामसर क्षेत्र हैं वो 39 है। कितने, 39। पहले 27 थे, 10 और जुड़ गए, उसके बाद हो गए 37, और 2 अभी फिलहाल में जुड़े हैं, वो हो गए कितने, 2 जो फिलहाल में जुड़े हैं, इसके बाद हो गए 39, और 2 महीने अभी जुड़े हों वो उसको बता दिया, कबरतल और उत्तराखंड का असम क्षेत्र। ये जो कबरतल है बिहार के बेगूसराय में है, उत्तराखंड के असम क्षेत्र है, ये आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र में माना गया है। अब दोस्तों बात आती है कि जो 10 ये जोड़े गए थे, किन राज्यों से जोड़े गए थे, तो ये जो राज्य है वो 3 राज्यों से जोड़े गए थे, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। जो नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केशवपुर वेटलैंड और बीएस वेटलैंड साइट्स, ये 3 जोड़े गए थे पंजाब से। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, इनको याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सरसई नावर झील, ठीक है, और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समरपुर बर्ड सेंचुरी, संडी बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी और समन बर्ड सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश से जोड़े गए थे। और महाराष्ट्र से नंदुर महेश्वर बर्ड सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, ये जो है न्यू रामसर साइट हैगी जो इंडिया की अभी 10 जोड़ी गई थी, पहले 27 थी दोस्तों। यहाँ तक क्या था, और ये बता दो इंडिया से जो सबसे पहले जो रामेश्वर साइट में जोड़ी रामसर साइट जोड़ी गई थी वो चिल्का लेक थी। कौन सी, चिल्का लेक। और अभी फिलहाल में जो इंडिया में 2 साइट्स ऐसी हैं जो रामसर साइट है, एक तो केवलादेव घाना और दूसरी लोकटक झील। कौन कौन सी, केवलादेव घाना और लोकटक झील। केवलादेव घाना जो है वो राजस्थान में है और लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है।
और जो लोकटक झील है इसमें केवल लामजाओ जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केवल लामजाओ, जहाँ पर संगाई हिरण पाया जाता है। कौन सा? डांसिंग हिरण के नाम से जो जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब समझ लो कि टोटल जो रामसर साइट है वो कितनी है? 2400। कितनी है टोटल? 2400। जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? यूके की साइड हैं 175। कितनी? 75। इंडिया की तो 39 ही है, और मैक्सिको 142। कितनी? 142। अब सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो बोलीविया का है। एरिया 1,42,000 किलोमीटर जो एरिया है वो बोलीविया का है रामसर साइट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको पूरी जानकारी मिल जाती है किसके बारे में? रामसर साइट के बारे में। और रामसर साइट है कहाँ पर? ईरान में। ये पूरी कमेटी बैठी थी सारे देशों की 2 फरवरी 1971 को। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको रामसर साइट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सूची में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। तो जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष पर रहा है। बात आती है कि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है उसमें यूपी ने टॉप किया है क्या? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये स्ट्रीट वेंडर जो हैं उसमें क्या कहा गया? पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए जो केंद्र सरकार है उन्होंने एक योजना लॉन्च की थी। ये योजना जून 2020 को लॉन्च हुई थी ये योजना। और इसमें क्या किया गया था कि सबसे पहले आपको याद करना है ये योजना किसने लॉन्च की थी? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय ने लॉन्च की थी। और दोस्तों ये स्ट्रीट वेंडर किस लिए है? जो ठेले लगाते हैं उनके लिए है। 10,000 रुपये दिया जाएगा। ये मुफ्त में 10,000 रुपये नहीं देना, ये लोन के रूप में दिया जाएगा। किसके रूप में दिया जाएगा? लोन के रूप में ये 10,000 रुपये दिया जाएगा वेंडर्स को। और दोस्तों इसमें बस एक क्या चीज़ की है कि जो इस पर ब्याज लगता था, जो इंटरेस्ट लगता था, उसमें इंटरेस्ट में 7% की छूट दी गई है, सब्सिडी के तौर पर दी गई है। ठीक दोस्तों, इसलिए ये योजना किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। और दोस्तों में ये क्या प्रोविजन रखा कि यदि कोई ये जो डिजिटली भुगतान करता है कोई, ये जो 10,000 रुपये का अगर कोई डिजिटली से भुगतान करता है तो उसको 1,200 रुपये की छूट दे दी जाएगी। कितनी? 1,200 रुपये वापस कर दिए जाएंगे उसको। और ये जो एजेंसी जिसको चला रही है वो कौन सी है? सिडबी। कौन सी चला रही है? सिडबी चला रही है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसको चला रही है। ठीक है दोस्तों, जो लोन डिस्पर्स करती है और किसके तर्ज पर करती है? तो ये कहाँ पर इसको संरक्षण दिया गया है? तो इसको संरक्षण दिया गया है एसबीआई में। किस बैंक में? एसबीआई में इसको संरक्षण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूँ आप लोगों को कि ये जून में स्टार्ट की गई थी और अभी अक्टूबर चल रहा है। उत्तर प्रदेश ने 6 लाख 6.5 लाख के समथिंग जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको इकट्ठा किया है और 2.5 लाख लोगों को ये लोन डिस्पर्स कर दी जा चुकी है। इसलिए उत्तर प्रदेश ने इसमें टॉप किया है। ये एक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी आप लोगों को जानकारी दे दी गई है, ये पूरा लिखा गया आप लोगों के लिए, आप नोट्स कर सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया की दिग्गज तकनीकी कंपनी सैमसंग के संस्थापक ली कुन ही का निधन हो गया है। तो जो दक्षिण कोरिया की कंपनी थी सैमसंग, इसका निधन हो गया है। और ये जो स्थापना हुई थी सैमसंग की 1 मार्च, ये जो आपको दिख रहे हैं व्यक्ति, ये ली कुन ही हैं। इनका जन्म हुआ था 1 मार्च 1938 को हुआ था। इन्होंने नोकिया की तर्ज पर, क्योंकि ये देश में भ्रमण करने गए थे, देखा था कि सैमसंग की बिक्री नहीं हो रही थी, उसका रीजन था कि नोकिया का मोबाइल। और इन्होंने उस वक्त कसम खा ली थी कि मैं नोकिया का मोबाइल हाथों से छीन लूँगा। मतलब कि हाथों का मतलब ये है कि सैमसंग को इस तरीके से बनाऊंगा कि लोग नोकिया से ज़्यादा सैमसंग को खरीदेंगे। और वही हालत है प्रेजेंट टाइम, बिरले ही किसी के पास नोकिया मोबाइल हो अब। ठीक दोस्तों, तो जो सैमसंग कंपनी है उसके संस्थापक थे कौन? ली कुन ही। अब दोस्तों आप लोगों को जानकारी दे दूं कि कौन कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो भारत में हैं दक्षिण कोरिया की। तो पहले आपको जानकारी दे दूं, सैमसंग, एलजी जो एलजी टीवी चलाते हैं, पॉस्को, हुंडई मोटर्स, किया मोटर्स और योंगवन कॉरपोरेशन। ये दोस्तों जितनी हैं ये सारी साउथ कोरिया की कंपनीज हैं जो इंडिया में वर्क कर रही हैं। ठीक दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय ने यूट्यूब पर अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। तो सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ पर की गई है? तो गुजरात में की गई है लाइव स्ट्रीमिंग। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट जो है
टोटल अभी तक 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं इंडिया में? 25 हाई कोर्ट हैं। पहला हाई कोर्ट कब बनाया गया कहाँ बनाया गया था? तो पहला हाई कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। कब? 2 जुलाई 1862 को बनाया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता पर, मद्रास में। ठीक है दोस्तों, चेन्नई मद्रास में। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल कितने अभी? 25। पहला कलकत्ता, और अंतिम कहाँ बनाया गया? ये अभी 2019 में बनाया गया था। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। दोस्तों जो हैदराबाद था वो तेलंगाना के साथ चला गया, और जो अमरावती राजधानी बनाई गई है उसके लिए नया हाईकोर्ट बनाया गया। टोटल 25 हो गए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो भारत के आर्टिकल में लिखा गया है कि देयर विल बी हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, आर्टिकल 2014, मतलब कि सभी स्टेटों में आर्टिकल 214 के तहत सभी स्टेटों में हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों उसमें एक प्रोविजन और रखा गया है कि जो इसमें कहा गया है कि द हाई कोर्ट ऑफ हैज़ द पावर इन स्टेबलाइज अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। ये भी आर्टिकल 2014 में कहा गया है, 214 में कहा गया है कि एक आर्टिकल एक से ज़्यादा स्टेट के लिए हो सकता है। इसलिए स्टेट टोटल 28 है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो कितने हैं? टोटल 25। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को ये लिस्ट दी गई है 25 हाई कोर्ट की, आप लोग नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन से 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है दोस्तों, आगे को चलते हैं। और क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग 2020 में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की 121वीं कौन सी रैंक आई है? भारत की 131वीं रैंक आई है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो भारत में सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो प्रत्यूष। कौन सा है? फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष। कौन सा? प्रत्यूष। एक है मिहिर, और ये प्रत्यूष सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है भारत में, प्रत्यूष दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं डाउनलोड करने की सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पर है? तो अगर भारत की 131वीं है तो सिंगापुर। कहाँ पर? सिंगापुर में। और आपको जानकारी दे दूँ कि इस विश्व की पहली ऐसा देश बन गया है, कौन सा? साउथ कोरिया, जिसने 5G नेटवर्क ग्लोबली स्टार्ट कर दिया। 5G नेटवर्क पूर्ण रूप से स्टार्ट हो चुका है। कहाँ पर? साउथ कोरिया में। ठीक है दोस्तों, और जो भारत में इंटरनेट की सुविधा कब स्टार्ट हुई थी? तो 1986 में। कब? 1986 में भारत में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध की गई थी। और जो आपको प्रत्यूष मैंने बताया है, ये जो प्रत्यूष की जो स्पीड है वो 6.8 पेटाफ्लॉप्स है। क्या है? 6.8 पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड है, जो प्रत्यूष फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है भारत में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ये आपको पूरी जानकारी डाटा दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। सबसे ज़्यादा स्पीड ताइवान में है 85.02, उसके बाद सिंगापुर में आता है, उसके बाद स्वीडन आता है। ठीक है दोस्तों, भारत का 131वां स्थान है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने पुरातात्विक चित्रकला के लिए लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कौन सा? लाइफ इन मिनिएचर, मतलब कि छोटी छोटी सी जो चित्रकला हैं उनको अब मतलब कि लाइव दिखाया जा सकेगा। आप लोग यूट्यूब वगैरह पर देख सकते हैं इसको, इसलिए डिजिटली कर दिया गया इसको। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है। मतलब यदि आपके पास मास्क नहीं है तो आपको सर्विस देने के लिए रोक दिया जाएगा। मतलब कि आपको आपके ऑफिस में नहीं जाने दिया जाएगा, आपको सामान नहीं दिया जाएगा। आप कोई किसी दुकान पर जाते हैं, आप पेट्रोल पंप या पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये नो मास्क नो पॉलिसी किसने लॉन्च किया? बांग्लादेश ने लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, और अभी आपको जानकारी दे दूँ, भाषण चार्जू जो बांग्लादेश में जो रोहिंग्या मुसलमान थे उसको बसाने के लिए ये उस पर बंगाल की खाड़ी में भाषण चार्जू बसाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी दे दी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सीप्लेन सेवा का उद्घाटन सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात में किया जाएगा। तो ये आप लोगों को गुजरात में जो ये सीप्लेन सेवा है इसका उद्घाटन मोदी जी करेंगे। ये कहाँ पर किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा सीप्लेन सेवा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में अभी जो सबसे ऊंची इमारत लगाई गई थी वो आपको बता दूं, ये सबसे जो वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी वो इंडिया में 142 मीटर सरदार पटेल की है, जो कहाँ पे है? आपके गुजरात में। 128 मीटर स्पेन की है ये टेम्पल ऑफ बुद्धा। ठीक है दोस्तों, कितनी? 128, और 108
ये आपको दिया गया है 108 जो है वो कौन सी है, ग्वान ऑफ नैनसेन चाइना में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर है। तो ये आप लोग देख लेना, इसको लिख ले, नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों के लिए पूरी जानकारी मिल जाती है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूँ, पूरी जानकारी बता सकूँ। यहाँ तक मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराए, 10 पूरी डिटेल से कराए गए हैं, इसलिए आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना है। धन्यवाद दोस्तों।